नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ज्ञानवापी की। अब ज्ञानवापी कूप, आप सोचो कि जिस समय बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग वहाँ पर था और आज भी है और पूजा पाठ होती थी, तो वहाँ एक कूप था जिसको ज्ञानवापी कूप के नाम से जाना जाता था। उस ज्ञानवापी कूप के नाम से ही उसको तोड़ने के बाद, उस पर हमला करने के बाद उसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद रखा गया। ये दिखाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद रखा गया था कि हिंदुओं, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा ज्ञानवापी कूप तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है और तुम किसी लायक नहीं हो। आक्रांताओं ने ये सब कुछ किया। आज भी उस 350 वर्षों के बाद भी आज भी उस स्थान का नाम ज्ञानवापी मस्जिद ही है। सौभाग्य से वहाँ जो बाहर की दीवारें थीं, उन बाहर की दीवारों पर पूजा पाठ होती रही, श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही। मुलायम सिंह की सरकार बैठी तो उन्होंने वो भी बंद करवा दिया। साल में एक बार पूजा होगी, लेकिन पूजा हो रही थी, चाहे साल में एक बार हो रही थी। अब उसको दोबारा खोलने के लिए कुछ लोग कोर्ट न्यायालय चले गए और न्यायालय में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब हमको पूरे साल पूजा करने दी जाए। मुस्लिम पक्ष अगर वो मान लेता तो शायद आगे कहानी ना बढ़ती, लेकिन मुस्लिम पक्ष माना नहीं, उसने विरोध कर दिया कि नहीं साहब तो बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट को के सामने कोई रास्ता नहीं था, तो वाराणसी कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि सर्वे करके ये पता किया जाए कि वाकई में स्थिति क्या है, क्योंकि कैसे पता लगे कि वो मंदिर है मस्जिद है। एक सामान्य सी प्रक्रिया रहती है कि अगर कोर्ट को कोई बात समझ में नहीं आती ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो फिर कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट करता है। ये हमेशा ये सामान्य प्रक्रिया है। सिविल कोर्ट ने वो कर दिया। ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए, सर्वे के लिए और इस याचिका को सुनने के लिए नीचे के सिविल जज को हटाकर उसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि भाई सीनियर जज उसको सुनेगा। डिस्ट्रिक्ट जज ने काफ़ी सुनवाई के बाद उस पर सर्वे का ऑर्डर कर दिया। जब सर्वे का ऑर्डर हुआ तो फिर वो नीचे से लेकर ऊपर तक गई। चैलेंज हुआ और चैलेंज ये हुआ कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बना दिया था और उसमें ये कह दिया था कि अयोध्या को छोड़कर कोई भी स्ट्रक्चर जो 1947 में था वो स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, उसका स्वरूप नहीं चेंज किया जा सकता। अब स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, स्वरूप चेंज नहीं किया जा सकता, ये कानून में आ गया। तो फिर पक्ष को ये वो भूल गए कि वाकई में मंदिर तोड़ा गया था या नहीं तोड़ा गया था, शिवलिंग खंडित किया गया था नहीं किया गया था। बस इस बात पर उतारू हो गए कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ऐसा कहा गया है, वो भी 1991 आज़ादी के 45 वर्ष बाद कहा गया। तो आप सोचो कि आज़ादी के 45 वर्ष बाद, जबकि स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि ये ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हो गया। सभी मुसलमान जो इस खित्ते के थे वो सब पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान उनके लिए अलॉट कर दिया गया। हिंदुस्तान में हिंदू अलॉट कर दिया गया। हिंदुओं के पास पाकिस्तान में जो हिंदुओं के मंदिर थे वो सब उन्होंने कहा कि साहब हमें ज़मीन मिली है, हमने बंटवारा किया है, तो उन्होंने मंदिर तोड़ डाले। हिंदुस्तान के अंदर जो कोई भी अब इस्लामिक घर थे, इस्लामिक घर से मतलब है कि मुसलमान के घर थे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों के लिए वहाँ मस्जिद बनी हुई थी, मुसलमानों के लिए इमाम बाड़े बने हुए थे, ईदगाह बने थे, वो तो सब अब भारत हो गया ना, हिंदुओं के लिए वो अलॉट कर दिया गया। ये तो बंटवारे का एक कटु सत्य है कि इधर हिंदू सब रहेंगे, उधर मुसलमान रहेंगे, और जो हिंदुओं के स्ट्रक्चर हैं वो सब उनके पास चले गए और मुसलमानों के जो स्ट्रक्चर हैं वो इधर चले गए। ऐसे अगर कहना शुरू कर देंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या फिर ऐसा कोई और कानून बना दिया जाए और ये कह दिया जाए कि 47 से पहले जो जिसकी ज़मीन थी वो उसकी ही रहेगी, तो फिर बंटवारे का कोई मतलब नहीं होता। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ऐसे ही लागू कर दिया जाता तो भी बंटवारे का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन साहब विडंबना हमारे देश की है कि नेहरू ने लियाकत समझौता कर लिया। नेहरू लियाकत समझौते के तहत मुसलमान भारत में रोक दिए गए। हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद भी मुसलमान हिंदुस्तान में रोके गए और उनको पूरा संरक्षण देने की बात भारत सरकार ने कर दी। ऐसा झूठा वादा पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस्लामिक कैरेक्टर क्या है, मुस्लिम कैरेक्टर क्या है। उन्होंने उनको किसी को रहने नहीं दिया, सब मारपीट के बराबर कर लिया। अब सिंध में थोड़ा बहुत बचा है, वो भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हजारों लड़कियां हिंदुओं की डेली उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको
प्रताड़ित किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टियाँ छीनी जाती हैं, उनके मंदिरों पर हमले होते हैं, वो पाकिस्तान छोड़ कर बाकी देशों में शिफ्ट हो गए और हिंदुस्तान भी चले आए। ये परिस्थिति बनी। लेकिन हिंदुस्तान में भारत सरकार ने पूरी संरक्षण दिया। हमारे यहाँ कुछ ज़ाकिर हुसैन जैसे लोग, हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद जैसे लोग, ये सब उनका संरक्षण कर रहे थे। बहुत अच्छे से रखा गया। नतीजा निकला कि जो ज़मीन 10,38,000 किलोमीटर पाकिस्तान को फ्रेश दे दी गई थी, उस ज़मीन के एवज में जो ज़मीन हमारे पास रहनी थी, वो ज़मीन भी इस्लामिक इन्वेशन से दूर नहीं रही और वो ज़मीन भी हम खाली नहीं करवा पाए। कारण उस समय की सरकारें थीं जिन्होंने वो फैसला होने के बावजूद लोगों को रखा। ये वैसे ही है जैसे दो भाइयों का बंटवारा हो जाए और बंटवारे में उनको ज़मीन अलग अलग दे दी जाए। अब एक हिस्से में मंदिर बना हुआ था। अब वो जो मंदिर बना है तो भाई कहता है कि जिसको नई ज़मीन मिली वो कहता है कि नहीं, हम तो यहाँ हमेशा पूजा करते रहे, इसलिए सब पूजा करने दिया जाए। ये भाई जो बड़ा वाला है या जिसके पास ये जिसके हिस्से में वो मंदिर गया, वो एक लिबरल व्यू अपनाते हुए उसको अनुमति दे दे और कहे कि ठीक है, तुम पूजा करते रहो, भगवान में कैसा बंटवारा। बाद में वो क्लेम करे कि मैं यहाँ पर पूजा करता रहा इसलिए ये स्थान भी हमारा है। वो जो हम ले गए वो तो हमारा था ही था, वो तो हमें बंटवारे में मिला था, लेकिन हमने स्वेच्छा से पूजा करना यहाँ स्वीकार किया था और तुमने भी ये बात स्वीकार की थी, इसलिए जो पूजा स्थल है ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पूजा करते रहे। तुम और ये पूरी ज़मीन जिस पर तुम रह रहे हो वो ठीक है, लेकिन इस ज़मीन पर हमको उठने, क्योंकि मैं पूजा करने आता था तो यहाँ बैठता भी था, सोफ़े पर बैठता था, यहाँ कभी वॉशरूम भी इस्तेमाल करता था, यहाँ कभी लेट भी जाता था, यहाँ कभी किचन भी इस्तेमाल करता था, किचन से पानी भी पीता था, इसलिए हमारे ये सारे अधिकार जीवित हैं। वो हिस्सा जो हमको मिल गया है वो हिस्सा फ्रेश है, वो तो बंटवारे में मिला, लेकिन हमने ये स्वीकार किया था कि हम यहाँ, वैसा ही हाल भारत में भी है कि साहब हमने भारत स्वीकार किया था, हमने भारत में रहना स्वीकार किया था, हम अपनी स्वेच्छा से भारत में रहते। आप सोचो, बंटवारा होने के बाद कोई व्यक्ति क्या स्वेच्छा से किसी दूसरे के हिस्से में रह सकता है? अगर दूसरे ने लिबरल व्यू अपनाया तो ये वो मूर्खता थी जो उसने की, ये उसका बड़प्पन था जो उसके आगे आने वाली पीढ़ियां, वंशजों के लिए नुकसानदेह है। सवाल यहाँ पर पैदा हुआ कि ज्ञानवापी 47 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हो गया, तो आप सोचो कि 3 याचिकाएं हैं। एक याचिका तो श्रृंगार गौरी की है, दूसरा वो सर्वे की है, तीसरा शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की है। आप कहते हो कि नहीं साहब वो तो फब्बारा है, तो उसके साइंटिफिक सर्वे में क्या समस्या है, हो जाने दो। आप कहते हो नहीं साहब ये तो मस्जिद ही है, तो उसके सर्वे हो जाने में क्या समस्या है। आप कहते हो कि नहीं ये तो नया बनाया था, ये तो था ही नहीं पुराना स्थान, तो उसमें समस्या क्या है। दूसरी बात, मैं हमेशा लगातार कहता आया हूँ पिछले दो साल से, जब से ये ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, मैंने नेशनल टीवी चैनलों पर भी यही बात कही है। हमने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 लगाने के लिए कि भाई उसके तहत ये प्रोटेक्टेड साइट है, उसके लिए तथ्यों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो आखिर प्लेस है क्या, वो मस्जिद है हकीकत में या फिर वो मंदिर है। बाहर मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है, आपका कब्जा उस पर है, तो क्या कब्जे के आधार पर उसका कैरेक्टर तय किया जाएगा या फिर उसके अंदर जो जो स्थान है, प्रीमाइसेस के अंदर जो कुछ भी है उसके आधार पर एनालिसिस होगी। तो मेरा मानना यह है कि स्ट्रक्चर के आधार पर तय होगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ना कि आपके कहने या आपके ताले के हिसाब से। तो ताला आपका हो सकता है, आपने वहाँ सपाट जगह बना ली होगी, उस जगह पर आप नमाज़ पढ़ने लगे होंगे, तो उस ग्राउंड पर नमाज़ पढ़ना तो ये तो इस्लामिक कैरेक्टर नहीं बताता, ये भी नहीं बताता मस्जिद है। आप अगर रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या रोड को मस्जिद बता देंगे? आप अगर पार्क में नमाज़ पढ़ते हैं तो पार्क को बता देंगे? आप रेल के डब्बे में नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या रेल के डब्बे को बता देंगे कि भाई ये मस्जिद है? आप अगर प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं तो आप प्लेटफॉर्म को बता देंगे ये मस्जिद है। आप कहीं भी पढ़ेंगे नमाज इकट्ठे होकर तो उसको मस्जिद घोषित कर देंगे। अगर मेरे घर में आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या वो मस्जिद हो जाएगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ कहीं भी आप नमाज पढ़ते हैं उसके आधार पर मस्जिद तो नहीं हो सकती। तो फिर पता कैसे लगे कि हकीकत में ये मंदिर है कि मस्जिद है? इसके लिए आवश्यक है कि उसमें एक सर्वे हो,
उस सर्वे में अंदर का स्ट्रक्चर पता लगे कि उसकी दीवारें क्या कह रही हैं, उसकी ज़मीन क्या कह रही है, उसके स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं, उसके नाले क्या कह रहे हैं, उसकी छत की दीवारें क्या कह रही हैं, उसकी और बाकी की चीज़ें क्या कह रही हैं। ये जब तक पता नहीं लगेगा, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये तीनों पिटीशनों को लोकस स्टैंडी का मतलब उनकी मेंटेनेबिलिटी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में मामला पड़ा। ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा, 3 जजों की बेंच में ये मामला पड़ा। कल सुनवाई करते समय तीनों जजेस की बेंच में मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि साहब ये जो 3 ऑर्डर हुए हैं, जिसमें श्रृंगार गौरी की पूजा मांगी जा रही है, जिसमें अंदर सर्वे का जनरल सर्वे का ऑर्डर हुआ है और एक साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर हुआ है, ये तीनों ऑर्डर हो नहीं सकते, ये मेंटेनेबल नहीं है। हालांकि ये तीनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट होकर वापस आए थे और सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ये लगा चुके, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सर्वे हो जाने दीजिए, अगर मेंटेनेबल नहीं होगा तो डिसमिस कर देंगे, तो ख़त्म कर देंगे, भाई आप क्यों परेशान हो, लेकिन सर्वे तो हो जाने दीजिए। सर्वे जब तक नहीं होगा, सर्वे तो आपके और हिंदू पक्ष दोनों के पक्ष में आ जाता है, क्योंकि सर्वे जब होगा तो सर्वे से ही ये पता लगेगा कि अंदर क्या है, भाई हकीकत क्या है। तो वो तो पक्ष की बात है आपकी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिसके मन में कीड़ा हो, जिसके मन में जिसकी जिसकी दाढ़ी में तिनका हो, वो क्या कहेगा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। इसलिए वो तो ये स्वीकार करने से रहे, वो कहते हैं साहब हमारा कब्जा है, 47 से हमारा कब्जा था, आप इस कब्जे के आधार पर इसको मस्जिद घोषित कर दीजिए कि ये मस्जिद है और इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। जबकि वहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पूजा पाठ चल रही थी, मुलायम सिंह के आने से पहले तक वहाँ पूजा चल रही थी। नीचे का जो अंडरग्राउंड है वो व्यास जी के कब्जे में था, व्यास जी के कब्जे में जो पोर्शन था वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई थी, वहाँ पूजा पाठ चल रही थी। वहाँ इन लोगों ने ढेर लगा दिया, इन लोगों ने मलबा वहाँ पर दबा दिया। अब वो मलबा जब साफ़ किया गया तो उसमें भी मूर्तियाँ निकली, तो उसमें भी इनको समस्याएं हो रही हैं। हालांकि कोर्ट के अंदर वो मामला गया तो कोर्ट्स में इन लोगों ने कहा कि साहब ये जो अंदर जो कुछ भी मिल रहा है सर्वे के दौरान, उस पूरे पोर्शन को अभी सर्वे ना करा जाए, इनको कहिए कि ये मलबा ना हटाएं। हालांकि कोर्ट ने कहा भाई मलबा हटाओ और सर्वे करो, क्योंकि सर्वे पूरा होना है। तो इन्होंने ये भी कहा कि साहब वो ये मार्केट में ना बताया जाए, समाज को ना बताया जाए कि अंदर क्या निकल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रही, हालांकि कोर्ट उस पर ऑर्डर भी वैसे ही करता रहा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है, वो अगर एक दृष्टि से देखा जाए, मैं कहता हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप देख रहे हो, मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 देखो। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में 2 देश बन गए, और जब 2 देश बने तो फिर जो लोगों को पाकिस्तान नए सिरे से दे दिया गया, क्या उनका किसी भी स्ट्रक्चर पर क्लेम बनता है? क्या उनका उन प्रॉपर्टियों को बाद में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया? आप सोचो कि शत्रु की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब जब शत्रु की संपत्ति घोषित कर दिया गया और वो शत्रु यहाँ पर जो धार्मिक स्थल छोड़ गए थे, क्या वो शत्रु संपत्ति नहीं बची? धार्मिक स्थल कैसे बच गए? धार्मिक स्थलों को कैसे सात्विक संपत्ति कह दोगे? जो लोग पाकिस्तान चले गए वो यहाँ पर कब्जे में थे, उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाए थे या स्ट्रक्चर तोड़कर उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे, उन पर कब्जे किए थे। जब उनकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी प्रॉपर्टियां एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो गई, तो फिर वो रिलीजियस स्ट्रक्चर एनिमी प्रॉपर्टी क्यों नहीं घोषित हुए? वो रिलीजियस स्ट्रक्चर भी एनिमी प्रॉपर्टी होने चाहिए थे। जब वो रिलीजियस स्ट्रक्चर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एनिमी प्रॉपर्टी हो, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत वो हिंदुस्तान की संपत्ति हो, भारत सरकार उसका कस्टोडियन हो, हिंदुओं के लिए वो रखी गई हो, ऐसी परिस्थिति में आप मुझे बता दीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये भी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया, क्या उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब वो 47 तक पहुंच सकता है? कानून तो प्रोस्पेक्टिव होता है। मैं मानता हूं कि क्रिमिनल का कानून प्रोस्पेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से, लेकिन क्या जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कत्लेआम किया था, हिंदुस्तान में 46 में बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वो क्रिमिनल नहीं थे? वो क्रिमिनल्स
जो पाकिस्तान चले गए, उन क्रिमिनल्स जो आतंकवादी बन गए, वो आतंकवादी जिन्होंने भारत में 46 में आतंक मचाकर लाखों हिंदुओं की हत्याएं की थीं, उनके वंशज कैसे नॉन आतंकवादी हो गए। आतंकवादियों के द्वारा आतंक के हिसाब से किया ली गई ज़मीन या कब्जा कैसे सात्विक हो सकता है, कैसे वो नॉन आतंकी हो सकता है। क्या उनके वंशज कोई आतंकवादी है, उसने कोई कब्जा ज़बरदस्ती का कर लिया मेरे घर पर, जब वो आतंकवादी चला गया तो फिर वो कब्जा उसके वंशज, उसके जो वंशज मतलब उसके जो उत्तराधिकारी हैं, क्या वो उत्तराधिकार भी सही है? भाई घर तो मेरा ही था, मेरे घर पर इलीगल कब्जा औरंगजेब ने किया, तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी क्या इलीगल कब्जे के उत्तराधिकारी होंगे? अरे भाई आप अरेबियंस हैं, अरब से आए थे, वहाँ आपका उत्तराधिकार बनता होगा। आप अगर कहते हैं कि मैं मंगोल था तो मंगोल में बनता होगा, आप कहते हैं मैं तुर्क था तो तुर्क में बनता होगा, लेकिन भारत में उसका उत्तराधिकार कैसे बन गया? भारत के उत्तराधिकारी कैसे हो गए? आपने तो भारत पर कब्जा किया था। कब्जाधारी सदैव इल्लीगल इंक्रोचमेंट, ये सिंपल प्रिंसिपल हैं कानून के, सदैव इल्लीगल इंक्रोचमेंट, सदैव इल्लीगल ऑक्यूपेशन कहा जाता है। इल्लीगल ऑक्यूपेशन सक्सीड किया जा सकता है क्या? उसका उत्तराधिकार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मेरे अनुसार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो पिटिशनर्स हैं, जो वहाँ डिफेंस सरकार कर रही है या जो कोर्ट डिफेंस कर रहा है, उनको कुछ आइडियाज़ मिलें कि हाँ भाई ये लाइन भी हो सकती है। मेरी चूँकि कोई उसमें लोकस नहीं बनती, इसलिए हम इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग इस बात को जो मैंने अभी कही है कि ये ग्राउंड बनते हैं, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको टैग कर सकते हैं, उनको पहुंचा सकते हैं, सरकार के पास पहुंचा सकते हैं, सरकारी वकीलों के पास पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको कुछ आइडियाज़ आएँ और इन लाइन पर भी कुछ काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।